नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। आज काफ़ी दिन के बाद मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ, लेकिन आज माहौल थोड़ा सा काफ़ी अलग है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों का हमला सुरक्षा की भारी चूक है या फिर सरकार की सख्त कार्रवाई से तिलमिलाए आतंकवादियों की बौखलाहट? आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि 7 निर्दोष लोगों की जान गई है और सब देश भर में इस घटना की निंदा कर रहे हैं। लेकिन सरकार सिर्फ कड़ी निंदा करके पल्ला नहीं झाड़ सकती, उसको जवाबदेही तय करनी होगी और कड़ी कार्रवाई करनी होगी। देश के जज्बात अब इसे और सहन करने के मूड में नहीं लग रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लोगों में रोष है, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग आवाजें लगा रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आज दिन भर क्या हुआ और लोगों का मूड कैसा रहा, नेताओं ने किस तरीके के बयान दिए। सावन महीने का पहला दिन, वो भी सोमवार, और देर शाम अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमले की खबर। देखते देखते ट्विटर और फेसबुक पर अमरनाथ यात्रा अटैक ट्रेंड करने लगा। सुबह होते होते पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मंगलवार को जब मारे गए यात्रियों के शव सूरत पहुंचे, तब जम्मू कश्मीर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो कड़ी निंदा से आगे बढ़कर तुरंत ठोस कार्रवाई करे। लेकिन सरकार ने न सिर्फ एक बार फिर कड़ी निंदा और धैर्य का सहारा लेने का संदेश दिया, बल्कि इस बात पर संतोष जाहिर किया कि कश्मीर के तमाम वर्गों ने अलगाववाद की भावना से ऊपर उठकर हमले की निंदा की। बार बार कश्मीर की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं। समाज के सभी सेक्शन ने उसे कंडेम किया है और मैं कह सकता हूं कि कश्मीरियत की तरोताजगी आज भी कश्मीर के लोगों ने बरकरार रखी है। किसी ने इस हमले की सराहना कश्मीर में नहीं की है। आपने देखा कि कोई यात्रा को रोका नहीं जा रहा है। हम नहीं झुकेंगे उनके सामने। वो तो चाहते हैं उनके मंसूबे सफल हों, हम नहीं सफल होने देंगे। लेकिन विपक्ष सरकार से हिसाब मांग रहा है कि 25 जून को खुफिया सूचना में अमरनाथ यात्रा पर हमले का साफ साफ अलर्ट मिलने के बावजूद ये घटना कैसे हुई। बिना रजिस्ट्रेशन वाली बस नियमों के खिलाफ अंधेरी रात में हाईवे पर कैसे चल रही थी। इतना ही नहीं, विपक्ष मौजूदा सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। The government of India needs to introspect as to why, despite advanced intelligence inputs, was there a failure to prevent this attack. Last time when this happened was in 2000, when you had a BJP-led NDA government at the center, and now again when you have a BJP-led NDA government at the center. Why is these things happening? For this, answers are required by the central government. सरकार फेल हो चुकी है। There is no, सरकार का नाम ही नहीं है। तो एक रास्ता गवर्नर कर सकते हैं हम। धारा 92 के तहत, धारा 370 के तहत गवर्नर को कोई पूरी पावर है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को चाहिए कि गवर्नर राज करें, असेंबली को बर्खास्त करें, इस गवर्नमेंट को हटाएं। सवाल है कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर की बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। सवाल ये भी है कि क्या आतंकवादी अमरनाथ जैसे भावुक मुद्दे को कुरेद कर देश में उन्माद पैदा करना चाहते हैं। ऐसे में चौतरफा दबाव में केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या हमले की निंदा से आगे निकलकर मोदी सरकार अमरनाथ के मुजरिमों पर एक्शन लेगी? तो इस पूरी रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा है और किस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं और लोग हिसाब भी मांग रहे हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, की जानकारी थी, फिर भी ऐसा कैसे हुआ। इसमें हम आपको भी शामिल कर रहे हैं जो आप घर में बैठ के शो के साथ जुड़ रहे हैं। तो हमारा सवाल है जिस पर हम आपकी राय चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, यानी जो हम कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई करेगी और अब सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। आप जवाब दे सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल पर जाइए, CNBC_आवाज़ पे जाइए और अपनी राय दीजिए। हाँ या ना में आप जो भी आपकी राय दे सकते हैं। साथ ही आप SMS भी कर सकते हैं हमें 51818 पर आप SMS करके अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपका जवाब हमारे सवाल के संदर्भ में हाँ है तो अड्डा स्पेस 1 और ना के लिए अड्डा स्पेस 2 लिखिए और SMS कर दीजिए 51818 पर।
एक बहुत ही एमिनेंट खास पैनल भी हमने जोड़ा है। तमाम सारे जो बड़े जानकार हैं इस मामले के, पार्टियों के भी हैं, उनको हमने रखा है क्योंकि उनसे ही पूछेंगे कि ये निंदा कब तक चलती रहेगी। तो आपको परिचय करा दूं कि हमारे साथ इस समय कौन से जुड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा जी भी हैं हमारे साथ। सेना मामलों के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद भी हमारे साथ हैं, जो बहुत बारीकी से समझते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं और ये क्यों हुआ, कहाँ चूक हुई। दो वरिष्ठ पत्रकार भी हमने जोड़े हैं। शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही शरद प्रधान जी भी हमारे साथ हैं। तो ये खास चर्चा हम करेंगे इस संदर्भ में जो हमने सवाल पूछा है कि कब तक ऐसी चीज़ चलती रहेगी। आपको बता दूं कि शुरुआत में जब हम बातचीत करेंगे तो 1.5 मिनट आप सभी के पास हम आएंगे। आप अपनी बात शुरू में एक कंपोजिट तरीके में रख दें, उसके बाद हम डिबेट ओपन करेंगे और आप एक दूसरे की बात को जवाब दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि बात पूरी सुन के जवाब दें, एक दूसरे की बात को बीच में नहीं काटें, जिससे कि बात समझ में भी आए क्या है। तो तनेजा जी, आज तो बॉल सबसे पहले आपके पास ही आ रही है और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, फिर से एक बार सब तरफ से बहुत कड़ी निंदा की जा रही है, भर्त्सना की जा रही है, आलोचना की जा रही है और ये घटनाएं एक छोटे छोटे अंतराल में लगातार हो रही हैं। मुझे याद है कि मैं इस शो में था और हमने आपसे पूछा था कि ये निंदा कब तक चलती रहेगी, तो आपने कहा था नहीं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखिए फिर हो गया और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात है कि अमरनाथ यात्रियों के ऊपर ये घटना हुई है। तो कड़ी कार्रवाई कब करेंगे आप? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और जहां तक आपने कहा था ये कब तक, मैं आपको जवाब इसका देना चाहता हूं। अब ये ज़्यादा दिन नहीं, अब ये बिल्कुल जिसे बोलना चाहिए कि अब ये सब कुछ जो है उस दौर में पहुंच रही है, ये सब कुछ अस्त होने वाला है। और उसी का नतीजा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी जो सारी पॉलिसी रही है उसका नतीजा ये है कि जो सारे आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी जो सपोर्टेड वो लोग हैं, वो सब अब बौखलाए हुए हैं। क्योंकि आपने अगर सारी रिपोर्ट देखो, एक के बाद एक उनको खत्म करा गया है और अब चंद बचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। और ये जो कल उन्होंने किया है ये बौखलाहट का नतीजा है। विपक्षी दल सवाल उठाएंगे, मीडिया सवाल उठाएंगे, और बिल्कुल सही है, जायज है, हम उसका विरोध नहीं करते, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ये समझना होगा कि जो लंबी चीजें चल रही थी आज नहीं कई दशकों से, उसका ये अंत हो रहा है और उसका अंत जो है वो इस तरीके से, और इसीलिए बौखलाहट है। जो कभी जहां तक तीर्थ यात्री हैं जो अपने ईश के दर्शन के बाद वहां से वापस, उन पे हमला इस तरह से हमने पहले भी, ठीक है 2000 में भी हुआ था, 2001 में भी हुआ, 2002 में भी हुआ, 2000 हमको पता है ना। लेकिन कुल मिलाकर के एक आप देखिए जिस हिसाब से पूरे कश्मीर के बच्चे ने इसका विरोध किया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबने इसका विरोध किया है। ये भी दिखाता है कि जनता इस बात को स्वीकार नहीं करती है और इस तरह की जो हरकत इनकी है, टेररिस्ट की है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जहां तक और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये भी साथ में हमको देखना पड़ेगा कि जो सरकार की कड़ी नीतियों का नतीजा है, उसके नतीजे हो रहा है। साथ में ये भी देखना पड़ेगा सारे मुद्दे पे कुछ भी कहे और वो सही है, लेकिन पूरा देश सरकार के साथ है और साथ में ये भी हमको समझ रहा है वो ड्राइवर जो सबको बचा के वहां से निकाल के लाया, उसका नाम क्या था। ये कश्मीरियत की जीत है, सरकार की नीतियों की जीत है और पूरा देश सरकार के साथ है। तनेजा जी, आपके बाद दोबारा आएंगे तो हम पूछेंगे कश्मीरियत की जीत जिसको आप मान रहे हैं वो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा जी के पास जाते हैं। चरण सिंह जी, तनेजा जी कह रहे हैं कि ये बौखलाहट में हो रहा है और सरकार बहुत कड़ी कार्रवाई कर रही है, उसी का नतीजा है कि आतंकवादियों के अंदर एक बौखलाहट है, एक परेशानी, उनको लगता है कि उनका सफाया हो रहा है, इसलिए वो ये ऐसी कार्रवाई अंजाम दे रहे हैं। आप इससे सहमत हैं या आपका और कोई व्यू है इस पे? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले 3 सालों में 172 आतंकवादी हमले हुए हैं और 172 बार ये सरकार ने कड़ी निंदा भी की है और ये कहा है कि कड़ी कार्रवाई भी होगी। लेकिन निश्चित रूप से ये जो अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ है, ये इंसानियत पर हमला है, ये जमहूरियत पर हमला है और इसकी हम भी निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा होना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी उनका पूरी तरह से समर्थन करेगी। लेकिन ये भी बात है कि जिस तरह से जो वाकया हुआ है कि एक गुजरात की बस वहां पर अमरनाथ यात्रा में 4-5 दिन 6 दिन कश्मीर में घूमती रही विदाउट रजिस्ट्रेशन, वो श्राइन बोर्ड में रजिस्टर नहीं हुई थी। 60 लोग जो उसमें यात्री थे वो भी उसमें रजिस्टर नहीं हुए थे। बिना रजिस्टर हुई बस
वहां पर यात्रा करके वापस कटरा जा रही थी और 5 बजे के बाद जब कोई वहां सड़क पर चल नहीं सकता तो ये बस 8 बजे वहां पर कैसे चल रही थी? जब वहां पर इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 50 बार राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कहा कि हमला हो सकता है, तो फिर वहां पर क्यों नहीं उस बस को सिक्योरिटी दी गई थी? तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर के चौकीदार और देश के चौकीदार सो रहे थे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जब ये यात्रा शुरू हुई, आपको पता होगा कि उन्होंने कितना बड़ा बवाल किया, कितना बड़ा हाइप क्रिएट किया कि 90,000 वहां पर हमारे जवान होंगे, ड्रोन होंगे, सब चीजें होंगी। तो फिर ये सारी चीजें होने के बावजूद ये 56 इंच की छाती जो है वो आज छोटी क्यों नजर आ रही है? तो ये तमाम सारी बातों का इनको जवाब देना पड़ेगा और जो लोगों की हत्या हुई है उसको और आगे रोकना है तो वहां पर गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा। ये गवर्नर बिल्कुल क्योंकि इनको 17 बहुत वैलिड पॉइंट है आपने कहा, जो है दो बातें आपकी जो है और जो इनके बीजेपी के उनकी वोट चाहिए, तो वोट से बड़ी लोगों की जान है। आपके पास आता हूं दोबारा, 1.5 मिनट आपका हो गया है, अब दूसरे की एक राय ले लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी के पास जाऊंगा मैं अब। शंकर प्रसाद जी, दो बातें निकल के आई, दोनों आपने राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को सुना, एक सरकार के पक्ष के हैं, एक विपक्ष के हैं। सरकार के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बहुत कड़ी कार्रवाई हो रही है, फ्रस्ट्रेशन में ऐसा हो रहा है। सापरा जी कह रहे हैं कि नहीं, वो चाहे जितनी कोशिश कर लें इफेक्टिव नहीं हुई है, और दोनों ही तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले में चूक गए हैं क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ऐसा हो सकता है, और कल वो बस जिस तरह से घूम रही थी उसके पास सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये एक रिस्क था और वो रिस्क देखिए घटना में परिवर्तित हुआ। आप क्या कहेंगे इसमें, ये एक प्रॉपर फेल्योर है या वाकई ऐसा होना था क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे माहौल ख़राब है तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के बावजूद कुछ नहीं कर पाए? ये दो पॉलिटिकल पार्टीज का झगड़ा, इन्हें आपस में निपटने दीजिए, इसमें मुझे मत लपेटिए। ना मैं इनके साथ सहमत हूँ ना इनके साथ असहमत हूँ। मेरे 3 अलग मुख्य पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी की लैप्स हुई है और इस पर हमें गौर करना चाहिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहली बात, हमारे SOPs अच्छे बने हुए हैं, हमारी जो कागजी कार्रवाई है वो अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में चूक हुई है, लोअर लेवल पे चूक हुई है कहीं, उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसको दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, सब पॉलिटिकल पार्टीज इस इंसिडेंट के जिम्मेवार हैं, चाहे आज के जो रूलिंग पार्टी है या बाकी पार्टीज। ये पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं समझ पा रही हैं कि देश कितने संकट से गुजर रहा है, चाहे कश्मीर हो, चाहे भूटान और चाइना का बात हो, चाहे नक्सल की बात हो। हर एक चीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज अपनी टिप्पणी दे दे के इस देश का सत्यानाश कर रही हैं। सिक्योरिटी की जो थ्रेट है उसको नहीं समझ पा रही हैं। जब तक कि सब पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट के ये नहीं समझ लेंगी कि भारत किस सिक्योरिटी दौर से गुजर रहा है, तब तक ये हरकतें होती रहेंगी। इसी के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट ये है कि चाहे 2, 4, 6 टेररिस्ट होंगे, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, इनको सपोर्ट करने वाले, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले कौन थे, इनको कौन मोटिवेट कर रहा है। चाहे 2-3 आतंकवादी पाकिस्तान से आए होंगे, 2-4 शायद लोकल होंगे, लेकिन इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है, इनको रहने की जगह कौन दे रहा है, इनको पैसे कौन दे रहा है, उनको तो पकड़ने की हम कोई कोशिश नहीं कर रहे। और आखिरी बात जो है, पाकिस्तान की तरफ से रेडिकल इस्लामाइजेशन वो अब सामने उभर रही है, उस पर ख्याल देखना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि हालात कितने खराब हो गए। तो आपस में ये झगड़ा करते रहे, इससे कोई सुलझने वाली चीज नहीं, वाली बात नहीं है। असलियत ये है कि जब तक कि पूरा देश एकजुट के ये नहीं समझ लेगा कि एक सिक्योरिटी थ्रेट है, तब तक इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। जनरल साहब दोबारा आएंगे आपके पास। शिवकांत शर्मा जी, 2-3 बातें निकल के आई यहाँ पे। अभी जो जनरल साहब ने कहा कि एक रेडिकलाइजेशन का भी इशू है और विपक्ष ये कह रहा है कि नाकाम है क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है वहाँ पे, और ये बिल्कुल अभी मान लेना चाहिए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। क्योंकि ये जब हम ये कहते हैं तो तनेजा जी कहते हैं नहीं सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर 2-4 दिन में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। सिक्योरिटी ब्रीच है, रेडिकलाइजेशन है, लॉजिस्टिक्स का लोकल सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है, बॉर्डर से सपोर्ट मिल रहा है उनको। तो ऐसी सिनेरियो जो पूरी बन रही है, इसमें आपका तबसरा क्या है? इसको रोकने के लिए क्या मुफीद तरीके अपनाए जा सकते हैं शिवकांत जी, या इस घटना को टाला भी जा सकता था क्या? देखिए, इस घटना को टाला तो जा सकता था, क्योंकि जैसे तनेजा साहब कह रहे हैं कि
चरमपंथी या आतंकवादी बौखलाए हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। तो अगर वो बौखलाए हुए हैं, इसका अंदाज़ा सरकार को था, तो बस को बिना सुरक्षा चौकसी के कैसे जाने दिया गया? तो ये तो सीधी सीधी बात चूक की है। ये उनकी अपनी बात से साबित हो रहा है कि चूक हुई है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है, और रेडिकलाइजेशन होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस इतनी निंदनीय घटना के होने के बाद निंदा सबने की है, चरमपंथियों ने भी निंदा की है और अलगाववादियों ने भी निंदा की है, लेकिन निंदा से आगे बढ़ के कोई भर्त्सना जैसा ऐसा कोई नहीं। जैसे यहाँ आंदोलन शुरू हुआ था गोहत्या के मामले में, जो हत्याएं हुई थी उनके खिलाफ, नॉट इन माई नेम, तो कश्मीर में नॉट इन माई नेम की तरह का कोई इस तरह का आंदोलन खड़ा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि जनता किसी न किसी तरह से इसके साथ नहीं है। अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक थी अमरनाथ यात्रा, अगर ये कश्मीरियत और संस्कृति का प्रतीक थी, तो लोगों को साथ होना चाहिए था इसके, और अगर लोग साथ होते तो शायद ये हमला नहीं होता। तो सबसे बड़ा उपाय तो सरकार को यही करना होगा कि एक तो सुरक्षा बढ़ाए, चौकसी बढ़ाए, और दूसरा जो है सबसे बड़ा काम ये होगा कि लोगों को अपने साथ जोड़े। जब तक लोग अपनी कश्मीरियत पर गर्व नहीं करेंगे, बढ़ के आगे नहीं आएंगे, सूचना नहीं देंगे, तब तक इसे रोका नहीं जा सकता। शिवकांत जी, आप जब लोगों की बात कर रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, तो लोगों से आपका मतलब कश्मीर के लोगों से है या देश के लोगों? क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो नॉट इन माई नेम और मोमबत्तियां जलाना और ये सब चीज़ें पूरे देश में होती हैं, तो आपका इशारा किस तरफ था वो मैं दोबारा जब आपके पास आऊँगा तो पूछूंगा। शरद प्रधान जी, आपका इस पूरी घटना पे शुरुआती कहना क्या है? मुझे ये लगता है, मुझे तो मैं जनरल शंकर प्रसाद साहब को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने बहुत खुल करके बहुत ही स्पष्ट शब्दों में साफ बात कही है। उसमें बस मैं कुछ इजाफा ये करना चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम इस वजह से है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। अगर पॉलिटिकल विल होती तो वो दिखती, और स्ट्रांग एक्शन न लेने की वजह क्या हो सकती है वो तो भगवान जाने कि सरकार हमारी क्यों स्ट्रांग एक्शन नहीं लेना चाहती है, और सिर्फ जुबानी जमा खर्च, रिपीटेडली निंदा निंदा निंदा, तंग आ चुकी है जनता निंदा निंदा सुन करके। और शर्मनाक लगता है कि हर बात पे हम निंदा, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे तनेजा साहब भी कह रहे थे, काश उन्होंने जनरल साहब की बात गौर से सुनी हो, उनके जहन में गया हो उनको। मुझे लगता है कि अब वो डिफेंड करने में लगे हैं सरकार को। बड़ी अजीब बात है कि इनडिफेंसिबल चीज को डिफेंड करना चाहते हैं, ये कह करके कि इसको डिस्क्राइब करके कि ये एक अंत हो रहा है आतंकवाद का। ये मजाक उड़ा रहे हैं उन इनोसेंट लोगों का जिनकी जाने गई हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है इसको कहना कि अगर इस तरीके से अंत हो रहा है, ये कहना ये माहौल उड़ाना है। इस तरह से इनको पॉलिटिकल पार्टीज को, मुझे लगता है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पांसिबल हैं इसके लिए। इन लोगों को उठना पड़ेगा और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को उठ करके एकजुट होकर के इस मामले में सीरियसली, खाली दिखावे के लिए नहीं एकजुट होना है, सीरियसली करना पड़ेगा कि हाँ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है और मालूम पड़े दुश्मन को कि ये ठोस कार्रवाई। बिल्कुल यही बात है, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है। और देश भर में जो रोष है, जो गुस्सा है, मुझे उम्मीद है उसका अंदाजा तनेजा जी को जरूर होगा। NSAB के सदस्य, पूर्व सदस्य जयदेव राणा जी भी हमारे साथ हैं। जयदेव जी, क्लियर इस मामले में निकल के आया है कि एक सिक्योरिटी लैप्स था, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ऐसा हो सकता है, उसके बावजूद ढिलाई बरती गई, बस को सिक्योरिटी नहीं दी गई और ये घटना हुई। तो ये जो इस तरीके की चूक कई बार हुई है, इससे पहले जो पठानकोट में हुई या और दूसरी घटनाएं हुई, सब में ये बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, अलर्ट नहीं रहते हैं। क्यों होता है ऐसा बार बार? ये वैसे जहाँ पे कश्मीर का सवाल है, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती कि चूक हुई है। और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बस को जाने दिया बगैर चेक, वो होना नहीं चाहिए था। इसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से पहला तो ये है कि कश्मीर पे लोग हाई अलर्ट पे रहते हैं, ट्रूप्स को फटीग हो जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी फटीग हो जाती है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए और उसके लिए जो भी प्रबंध करने हैं उनके अफसरों को करना चाहिए था, वो मेरे ख्याल से नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, ऐसा जब लैप्सेस होते हैं, ऐसा जब गलतियां होती है, तो हम लोग सब सुनते हैं कि ऐसी गलती हो गई, इंक्वायरी बिठाई गई है वगैरह, बट
उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी के तौर पे कोई पनिशमेंट नहीं होता है, ना किसी को कोई मतलब क्लियर कट जिम्मेदारी का लैप्स होते हुए कोई कहता है। तो मेरे ख्याल से जब तक एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबिलिटी के इसमें पनिशमेंट ना दिया जाए तब तक इसमें सुधार नहीं आएगी, क्योंकि वो लैक्सिटी जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जा रही है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी जो अटैक हुआ है, जो आतंकवादी ने किया है, ये एक थोड़ा ये भी साइन इंडिकेशन देता है कि थोड़ा डेस्परेशन है, क्योंकि ऐसा अटैक अमरनाथ यात्रा पे बहुत सालों के बाद हुआ है। और मेरे ख्याल से ये पब्लिक जो है कश्मीर में, उनमें भी ये लोग सवाल करेंगे कि क्यों हुआ है, और वो ये कोशिश करेंगे कि डिवीजन ज्यादा ना बढ़े। जयदेव जी दोबारा आएंगे आपके पास, क्योंकि एक राउंड हमने सबसे बातचीत कर ली और आप लोगों ने आपस में सुन भी लिया कि लोग क्या सोच रहे हैं आपस में। अब मैं इस डिबेट को ओपन करूंगा और तनेजा जी के पास ही चलूंगा। तनेजा जी बिल्कुल आपके पास है ना, आज तो पूरी तरीके से आपके ही पास बॉल आ रही है। देखिए, सुरक्षा चूक है ये मान लिया गया, और एक बार नहीं बार बार हो रही है, आप इनकार नहीं कर सकते। पिछले 1.5-2 साल में हर घटना के पीछे ये चूक मानी गई है, देखी गई, और हर बार ये कहा गया है कि हम और मुस्तैद होंगे, लेकिन वो होते नहीं हैं। 11 साल बाद अमरनाथ यात्रा पे ये घटना हुई है। अब से पहले, बहुत पहले जब ये घटना हुई थी, तब ये कहा गया था कि ये कम से कम चाक चौबंद रहेगी और इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बड़ा सवाल आपकी सरकार पे लगाता है कि कहीं ना कहीं ढीला ढाला रवैया है। तनेजा जी, आप इनकार नहीं कर सकते इससे। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आप प्रश्न कह सकते हैं, आरोप भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए, जो टेररिस्ट अटैक करते हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता, दोनों प्रधानमंत्री, एक दफे प्रधानमंत्री थी और दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके, टेररिस्ट लोगों ने उनको मारा। प्रधानमंत्री, आप अंदाज लगा लीजिए, प्रधानमंत्री के निवास में। तो क्या वो चूक थी? टेररिस्ट जो होते हैं, हमको देखिए, दूसरी बात हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उसकी इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, हमको पहले तो वेट करना पड़ेगा। दूसरी ये जो बात है कि वो टायर बस्ट हुआ, ड्राइवर ने टायर को बदला, उसमें समय लगा। उसका नतीजा ये हुआ, जब तक सूरज डूब चुका था और अंधेरा हो गया, रात भर वहां वेट करता तो सबकी जान जा सकती थी क्योंकि उसके बाद वो वहां से निकला। लेकिन इसकी पूरी इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है, हमें उसका वेट करना पड़ेगा। साथ में हमको ये भी गौर करना पड़ेगा, राजनीति हम इस पर कितनी भी कर लें, लेकिन हमको साथ में ये भी गौर करना पड़ेगा कि जो वहां पे 10 सालों के अंदर, खास पिछले 10 सालों में जो वहां रेडिकलाइजेशन हुआ, जो वहाबीकरण हुआ, मेरे 2 मित्र जो प्रधान जी हैं उसको कभी नहीं देखेंगे, ना उस पार्टी की कभी बुराई करेंगे, हमारी तारीफ ये करते नहीं, आपके दर्शक जानते हैं, तो हमें मुझे उस पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वो पार्टियां जो वह सत्ता में रही और वहां पर वो जो पौध लगाई उन्होंने, और यहाँ प्रधान जी जैसे पत्रकार भी देखते रहे, उस सरकार की तारीफें करते रहे और तमाम लोग भी करते रहे, नतीजा वो पौध अब बड़ी हो गई। काटने की जिम्मेदारी जो है, उसको काटने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि जो रेडिकलाइजेशन, वहाबीकरण, हम उसको खत्म कर रहे हैं। प्रधान जी कुछ भी कहें, हंसें, लेकिन दर्शक आपके जानते हैं, उसको कोई खत्म कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है, और किसी पार्टी में दम नहीं है। और प्रधान जी जिस पार्टी को समर्थन करते हैं उसमें तो कतई दम नहीं है। देखिए, तो प्रधान जी के मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लेके कहा था, मैं इनका नाम लेके। पहली बात तो ये नहीं कह सकते कि एक प्रधानमंत्री की देखिए, आज मातम का दिन है, आतंकवादियों ने करी, इसलिए उसको मैं शील्ड बना के कहूंगा कभी कुछ भी होता रहेगा, तो हम ये कह दें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तर्क नहीं है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, हमें अलर्ट रहना है। सापरा जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। सापरा जी। नहीं, जमाना कितना बढ़ गया, आतंकवादी उतने ही बढ़े। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि वहां पर जो तनेजा जी मुझे बोलने दीजिए। तनेजा जी आप बोल रहे थे तब मैं नहीं बोल रहा था। तनेजा जी कृपया करके सापरा जी, मैंने सुना नहीं, मेरे सामने टीवी नहीं है। सवाल ये है नॉन स्टॉप 1 घंटा, आप ही 70 साल आप ही ने रूल किया, आप ही जिम्मेदार हैं, जवाब दीजिए। ओके, नहीं, शांत, थोड़ा शांत रहिए। देखिए, ऐसा है कि वहां पर मौजूदा परिस्थिति, जो राजनीतिक परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार है। अब दोनों में वैचारिक मतभेद है, लेकिन सरकार में है। दोनों में समन्वय नहीं है, लेकिन सरकार में है। वहां पर एक चाहता है कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन हो, तो दूसरा नहीं चाहता। एक चाहता है कि वहां पर सैनिक कॉलोनी बने, तो दूसरा नहीं चाहता। एनआईटी में भारत माता की जय बोलने वालों को वहां पर मार पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। मेजर गोगोई ने
जो दार को गाड़ी के सामने बांधा उसका स्वागत बीजेपी करती है, लेकिन पीडीपी उसका विरोध करती है। अब उस दार को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी सरकार में है जो सरकार 10 लाख का मुआवजा राजनीति आज मातम वाले दिन आप कर रहे हैं सापड़ा जी, दोनों का समन्वय नहीं है। वैचारिक एक मिनट बोलने दीजिए तनेजा जी, बोलने दीजिए ना। अरे डिबेट के रूल मत तोड़िए, डिबेट के रूल तोड़ोगे तो आपको भी तकलीफ होगी। मुझे बोलने दीजिए, लेकर के वहां आप मुझे बोलने दीजिए, मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूँ। तनेजा जी उन्हें बात कंप्लीट करने दीजिए, आपको ही मौका मिलेगा। आपको शर्म आनी चाहिए। तनेजा जी आप बौखलाइए मत, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उनके तनेजा जी कंप्लीट करने दीजिए। पूरा देश और अरे तनेजा जी जब आपको शर्म नहीं आ रही, तनेजा जी आपको शर्म नहीं आ रही, जब 172 लोग शहीद हो चुके हैं 3 सालों में, जब आप बेशर्म हो गए हैं तो आपको तनेजा जी शांत रहिए। सापरा जी और तनेजा जी ऐसे कैसे आप लोग मतलब आपस में कर रहे हैं? चलिए मैं एक सवाल रख देता हूं, उसके बाद तनेजा जी आप जवाब दीजिए मुझे। जब इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है राज्य में, और ये बात देखिए, ये फैक्ट है, मेरा व्यू नहीं है या किसी का व्यू नहीं है कि राज्य में सरकार को बहुत दिक्कतें हैं, और ये फील कर रहे हैं तमाम सारे एक्सपर्ट भी और आप भी, तो वहाँ राज्यपाल शासन क्यों नहीं लगा देते आप? उस सरकार को चलाने की इतनी बड़ी मजबूरी क्या है आपकी? लेना चाहता हूँ तनेजा जी 10 सेकंड मुझे दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए ना, मैं बात कंप्लीट करूं। चरण जी मैं आपका दोबारा आऊंगा, जरा इस सवाल का जवाब ले लूं मैं। सरकार है तनेजा जी 10 सेकंड दीजिए, मैं फिर बात कंप्लीट करता हूं। कश्मीर की जनता की चुनी हुई सरकार है, कश्मीर की जनता की चुनी हुई सरकार है, और मैं और आप यहाँ दिल्ली में बैठ करके या बम्बई में बैठ के ये नहीं कह सकते कि हमारा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तनेजा जी वहाँ की जनता ही आपकी सरकार की नहीं सुन रही है, वहाँ की जनता ही वहाँ के पुलिस के डीएसपी की हत्या कर रही है, वहाँ के बच्चे पत्थर लेके घूम रहे हैं, लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। शासन लगना चाहिए, ये जनता की आवाज बन चुकी है, आप कांग्रेस वहाँ का आवाम भी दुखी है। तनेजा जी आपको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा आप ये कहिए कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन आप क्यों नहीं लगा रहे? जहाँ तक बात रही, आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हैं? वहां पर रोज कोई ना कोई शहीद हो रहा है, या तो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं या लोग शहीद हो रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि 17 जुलाई तक जी ऐसे लोग? चलिए मैं एक पहले एक सवाल अब छोटा सा मैं शिवकांत जी के पास जाऊंगा, उसके बाद मेरा ब्रेक का समय हो रहा है। देखिए मैं पहले कह चुका हूं कि प्लीज डिबेट में आप लोग एक दूसरे की बात सुने, तनेजा जी और सापरा जी, और उसके बाद जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। शिवकांत शर्मा जी, ये जो घटना हुई है इसमें एक धार्मिक यात्रा पे हमला किया गया है, उसमें 7 लोगों की जानें गई हैं क्या? और जो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि उनके जो मैलिशियस डिजाइन है उनको होने नहीं दिया जाएगा, क्या इसका कोई रिलीजियस कलर भी आप देखते हैं कि जो आतंकवादियों ने किया उनका मंसूबा ये है कि शायद वो धार्मिक भावनाएं भड़काना चाहते थे क्योंकि यात्रा पे हमला किया गया है? शिवकांत शर्मा जी। नहीं, ये तो देखिए अगर आप एपी की रिपोर्ट देखें, ये बात तो अब स्पष्ट हो गई है कि हमले की पूर्व सूचना पहले से सुरक्षा बलों को थी, और उस पूर्व सूचना में जो योजना थी हमला करने वालों की, आतंकवादियों की, वो यही थी कि अमरनाथ यात्रा पे हमला करेंगे, और उनकी योजना के अनुसार वो तो 100 सैनिकों को मारना चाहते थे और लगभग 170 यात्रियों को मारना चाहते थे, जिससे देश भर में उन्माद फैले और दंगे हों। तो निश्चित रूप से धार्मिक उन्माद भड़काने का उनका इरादा था। लेकिन मैं जो पिछली बात कह रहा था जी, उसमें एक चिंता की बात है, एक शर्म की बात है। चिंता की बात यह है कि देखिए 27 साल हो गए आतंकवाद को चलते हुए कश्मीर में 1990 के बाद। उस 27 साल में केवल एक बार अगस्त 2000 में हमला हुआ है अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर, पहलगांव में हुआ था वो। और वो जो पहलगाम का हमला था वो भी उन्होंने ग्रेनेड फेंके थे, और वो सुरक्षा बलों पे ग्रेनेड फेंके थे, और उसमें जो है वो यात्री भी मारे गए थे। लेकिन ये हमला सीधा यात्रियों के ऊपर हुआ है। तो यात्रियों के ऊपर जब 27 साल से या पिछले 17 साल से हमला नहीं हो रहा था, तो वो इस वजह से नहीं हो रहा था कि वहां के लोग नहीं चाहते थे कि इस तरह का हमला हो और इस तरह का विद्वेष भड़के। अब ऐसा लगता है कि लोगों में से किसी, मैं अभी तो देखिए इसकी जांच होनी है, पता चलेगा कि मिलीभगत थी या नहीं थी,
लेकिन लोकल लोगों की मिलीभगत के बगैर ये इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता था। तो अगर ये मिलीभगत थी तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात। जी बिल्कुल, जनरल साहब के पास जाऊंगा मैं। इतने बड़े हमले के बाद जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पे दोषारोपण कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं चूक के बारे में। बिल्कुल, और इस तरह का जब हमला हो तो इसमें मैं ये कह रहा हूं, विपक्ष को साथ तनेजा जी और सापरा जी प्लीज इसको अंडरस्टैंड करिएगा। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, अभी जनरल साहब के पास जा रहा हूं। जनरल साहब, मैं सीधा सवाल आपसे और बहुत छोटा जवाब चाहूंगा कि देखिए जो तस्वीर है उसमें ये इनकार नहीं कर सकते कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रेव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर है, और 11 साल बाद यात्रा पे भी हमला हुआ। क्या ये आपको लगता है कि वाकई अब जो है वहाँ पे जो चुनी हुई सरकार, जिसको तनेजा जी कह रहे हैं, वो एक चुनाव के बाद समझौता बनाया गया, गठबंधन बनाया गया, सरकार बनाई गई, लोगों ने अलग अलग मत दिए थे, तो उसको हटा के एक प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए और सेना के हाथ में ज्यादा पावर्स दें और उसको कंट्रोल करें, तभी ये चीजें रुकेंगी, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। जनरल साहब छोटा जवाब दीजिएगा। इससे छोटा जवाब नहीं हो सकता, क्यों जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जवाब इतना ही काफी है। लेकिन जवाब को थोड़ा सा अगर आप सुनने की कोशिश करें जी, तो ये है कि जिस तरह से डिबेट चल रही है और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही है और दोषी ठहरा रही है, यही इसकी वजह है। अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होकर कहें कि हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, हम आर्मी चीफ को एक सड़क का गुंडा नहीं कहते, हम आर्मी चीफ को जनरल डायर नहीं कहते हैं, हम उनकी पॉलिसी से सहमत हैं, हम ये जो हुर्रियत वाले हैं इनके साथ कोई सुझाव नहीं करेंगे, ये है आतंकवाद की असली जड़। अगर आपकी डिबेट में सब मिलकर ये कह दें तो मसला कल से शुरू हो जाएगा हल होना। सारी जो हरकत है आपकी डिबेट में दिख रही है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को गिराने में लगी हुई है, चाहे एक पार्टी की सरकार हो, चाहे दूसरे की हो, चाहे गवर्नर रूल हो, चाहे कुछ भी हो। जब तक कि आप एकजुट होकर ये नहीं समझेंगे कि सिक्योरिटी खतरे में है, देश के ऊपर एक आक्रमण लगातार चल रहा है, पाकिस्तान इससे कुछ भी करने को तैयार है, चाहे उसमें रिलीजियस हरकत करे, चाहे उसमें एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ाई करने की कोशिश कराए, चाहे कश्मीर जलता रहे। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब सब पॉलिटिकल पार्टीज डिबेट में एकजुट होकर ये कहेंगी कि हम आर्मी को, सरकार को सपोर्ट करते हैं इस सिक्योरिटी सिचुएशन को सही करने में। बिल्कुल, जनरल साहब सही कह रहे हैं। नेशन फर्स्ट की थ्योरी जब तक सब लोग इन प्रिंसिपल एग्री नहीं हो जाते कि हम अपने आपसी मतभेद छोड़ेंगे। मैं छोटा छोटा जवाब इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे एक ब्रेक भी लेना है। जयदेव जी आपके पास आता हूं, बहुत छोटा जवाब। ऐसी सिनेरियो जब बनती है, जो आज की परिस्थिति है, शरद जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तो जयदेव साहब, क्या थिंकिंग होती है इस समय, क्या बैठ के सोचा जाता है कि नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या हो सकता है? जैसे जनरल शंकर प्रसाद साहब ने अभी कहा था, फरमाया था, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा कि ये जो सिचुएशन है कश्मीर में, ये अभी नहीं बनी है, ये कई सालों की ड्रिफ्ट की पॉलिसी जो थी उसके कारण हुआ है, और उसी के तौर ये रेडिकलाइजेशन जो बढ़ रही है और आजकल यूथ जो रेडिकलाइज हुआ है वो उसी कारण हुआ है। अब जो है हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जैसे उन्होंने कहा है सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, कि वो बिल्कुल कड़क स्टेप्स लेंगे और आतंकवाद जो है उनको, उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे, वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। पर उसके साथ दो और चीज़ करने की ज़रूरत है। एक तो जो यूथ है उनको, उनमें जो इमर्जिंग लीडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, और अगर हो सके तो उनको टर्न करना चाहिए, नहीं तो उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके न्यूट्रलाइज करना चाहिए। दूसरी बात, जो बाकी की जनता है, जो आम जनता है और जो मेजॉरिटी में है, उनको उनके साथ तालमेल करनी चाहिए और वो सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ एक होके फिर करना चाहिए, नहीं तो आपस में फूट हो तो फिर पॉलिसी चलेगी नहीं। मेरे ख्याल से यही तरीका है आगे चलने का। और अभी जो है बड़ा क्रिटिकल दौर पे है कश्मीर का मसला, और मेरे ख्याल से ये जो आपस में बिल्कुल जयदेव जी, शरद प्रधान जी, संक्षिप्त जवाब आपसे चाहूंगा। सरकार ने आज कह भी दिया है कि ज्वाइंट फोर्स बनाएंगे और जो बहुत सघन अभियान चलाएगी, कॉम्बिंग कह सकते हैं अंग्रेजी में उसको, और जो जयदेव जी कह रहे हैं कि एक दूसरे लेवल पे भी एक प्रयास चलना चाहिए यूथ के बीच में जाकर के, तो सही दिशा में ये आपको लगता है उपाय इस घटना के बाद जो सरकार कर रही है? नहीं, मुझे लगता है ये सही दिशा है बिल्कुल। ये दोनों एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जैसा इन्होंने कहा
बहुत सही बात है कि यूथ में जाकर के उनको एजुकेट करने की भी जरूरत है कि इससे असली आपका हल क्या निकल रहा है। और मुझे लगता है जो हिस्टोरिकल रीजन है वो तो ये है कि वहां के यूथ के पास कोई जॉब्स नहीं है, वहां पे कभी इंडस्ट्री नहीं क्रिएट करेगी, इतना पैसा पंप किया गया। मुझे बार बार घूम के इसमें एक चीज और लगती है जो बरसों से होती रही है, हर सरकार में होती रही है, कि तमाम पैसा पंप किया जाता है डिफरेंट हेड्स के नाम पे, लेकिन ऐसे चीजें नहीं क्रिएट करी गई कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती वहां के यूथ को। तो वो ये इस तरह के खुराफात में पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पॉलिटिशियंस, हर पॉलिटिकल पार्टी के, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल जो पैसा पंप किया गया वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स खा गए। चोरी हुई है कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम पैसा जो दिया गया है वहां पे डिफरेंट हेड्स पे, वो कहीं सही डायरेक्शन में नहीं गया है। उसका ये भी एक कारण है, उसका एक ये भी कारण है। उसको लेकर के रोने से काम नहीं चलेगा। आज की डेट में आज सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जी। और उसमें बिल्कुल सही बात है, जो जनरल साहब की बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके एक होकर के, ये नहीं कि अपने अपने एक दूसरे के ऊपर दोष डालने के लिए पड़े हुए हैं, जैसे तनेजा साहब कर रहे हैं, बोले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अपने हम बोलेंगे तो बड़ी, उनकी आवाज किसी को नहीं पता लगा उन्होंने क्या बोला। तो उनको ये अगर एहसास, चलिए मैं एक जवाब लेता हूँ तनेजा जी के पास, चलता हूँ। तनेजा जी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंसियरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। तनेजा जी आपके पास आता हूँ। शरद जी मैं तनेजा जी के पास जाऊंगा। प्लीज रिक्वेस्ट ये है कि जरा सुनिएगा उनको। मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस के लिए आप लोगों को आंकड़े दे दूं। जम्मू कश्मीर में इस समय 55,500 करोड़ से ज्यादा का डेट है, जो वहां की कुल जो टैक्स रेवेन्यू होती है उसके 5 गुना के बराबर है। जीएसटी अभी उन्होंने पास किया है, इंप्लीमेंट अभी भी नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत होने वाली है। टूरिज्म बिल्कुल ठप हो चुका है। 2013 में 15.5 लाख के करीब टूरिस्ट वहां आए थे और 2016 में ये संख्या घट के 6,20,000 है, जिसमें से 2,20,000 केवल तीर्थयात्री हैं अमरनाथ वाले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 8-10 सालों में स्थिति वहाँ की क्या है। तनेजा जी, सवाल मेरा ये है कि आर्थिक स्थिति वहाँ चरमरा गई है, वहाँ की जो फैक्ट्रीज थी HMT से लेकर के दूसरी वो ठप हैं, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, ये सच है और बहुत बुरी स्थिति है इकोनॉमिक स्टेट में। ऐसे में सरकार के तौर पर आपके सामने और बड़ी चुनौती हो जाती है। तो आप मुझे बताएं इससे प्लान से कैसे निपटना है। साबरा जी पहले सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। तनेजा जी, देखिए इसमें नीरज जी पहले हमको ध्यान पड़ा, हमारे देश के कई हिस्से हैं जहां पे आर्थिक हालत बहुत क्या खराब है। क्या वहां पे ऐसा हो रहा है जो कश्मीर में हो रहा है? नहीं तनेजा जी क्वालिफायर एक सेकंड, क्वालिफायर मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि वहां की बदहाली की वजह से वहां आतंकवाद है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां इतनी बदहाली हो चुकी है कि वहां और ज्यादा सिचुएशन इससे भी खराब होगी, मैं ये कह रहा हूं। इसका फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। कहना है कि देखिए, हमको जब तक हम बीमारी को डायग्नोज सही नहीं करेंगे, जब तक हमारे मित्र प्रधान जी जैसे इसको नहीं समझेंगे कि वहां इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और वहाबीकरण ये बीमारी है, वहां पे वो लोग की सोच बदली है। कौन कह रहे नहीं है? वहां पे जो आर्थिक चीजें जो हैं वो परेशानी है, जैसा जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे 100% हूं। मेरा ये कहना है कि कश्मीर को लेके, चाइना को लेके राजनीति मत करें। आप राजनीति मध्य प्रदेश में करें, गुजरात में करें, उत्तर प्रदेश करिए और बहुत इलाके हैं, लेकिन जो सेंसिटिव चीजें जो हमारे देश की सबकी सिक्योरिटी को खतरा है, देश के भविष्य को खतरा है, कश्मीर, चीन है, इस पर राजनीति, मेरा कांग्रेस से रिक्वेस्ट है आपके दर्शकों के माध्यम से, इस पर राजनीति ना करें। जाके कभी इसके राजदूत, कभी उसके राजदूत, कभी आपके आर्मी के चीफ को आपने सड़क छाप बोल दिया, संदीप दीक्षित, कृपया करके ये ना करें और जगह हम राजनीति कर लें। पूरा देश पड़ा हुआ है, ये राष्ट्रीय समस्या है, इसमें आप बीजेपी कांग्रेस ना करें, सब लोग मिलकर इसका समाधान ढूंढें। वहां पे चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती वहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की है, वहां पे वहाबीकरण की है, ये चुनौती है। इसको देखें, समझें और माने, और ये ना कहें कि इसका नाम लेने से परहेज ना करें, जैसे कि कुछ लोग करते हैं प्रधान जी जैसे। वक्त हो रहा है ब्रेक का, मैं ब्रेक के लिए रुकना चाहूंगा, आप सभी से निवेदन है कि एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक से लौट के आएंगे तो इस चर्चा को फिर जारी रखेंगे। अभी 1-2 सवाल और हैं। शरद जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, 1-2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल और हैं। सवाल एक ये भी उठता है कि क्या अब वक्त आ गया है कि आप एक सर्जिकल स्ट्राइक वहां पे करें और पॉलिटिक्स न करें। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को याद दिला दूं कि पंजाब में कैसे ख़त्म किया गया था आतंकवाद, वो उनको ध्यान रखना चाहिए और उसी के संदर्भ में जवाब देना चाहिए। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो बात करेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए दोबारा एक बार फिर से।
एक बार फिर से स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और आवाज़ अड्डा में आज हम चर्चा कर रहे हैं अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो हमला हुआ है उसको लेकर के किस तरीके से इस सिचुएशन से निपटा जाए। और हम सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। आप जवाब दे सकते हैं, ट्विटर पे जाइए CNBC_आवाज़ पे अपना आप हाँ ना में राय दे सकते हैं। साथ ही आप SMS भी कर सकते हैं हमें 51818 पर अपना जवाब दे सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो $1 लिखिए और अगर आपका जवाब ना है तो $2 लिखिए और भेज दीजिए 51818 पर। चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे खास लोग जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी एक्सपर्ट से ही। सापरा साहब आपके पास आ रहे हैं क्योंकि ब्रेक से पहले ये क्वेश्चन हमने उठाया था। तनेजा जी की एक बात है जो वाजिब है कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इश्यूज़ को, और जो कई बार बड़े लूज बयान आ जाते हैं लोगों के, वो शायद डाइजेस्ट नहीं होते, लोगों को बड़ा आहत लगता है, खासतौर पे सेना का मनोबल गिरता है। ऐसे में चूंकि पंजाब में आप लोगों ने करके दिखाया है और देश उसको मानता है कि वहाँ का आतंकवाद कैसे ख़त्म किया और 2 लोगों की बड़ी मुख्य भूमिका थी, क्या वैसा ही कुछ अब कश्मीर में भी करने की ज़रूरत है और आप उसका सपोर्ट करेंगे? मुझसे पूछा ना? जी सापरा जी, आपसे ही। देखिए, ऐसा है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात आपने की है, ये सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल जब जब जरूरत है तब तब सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। और सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, 2011 में भी हुई, 12 में भी हुई, लेकिन उसके ऊपर राजनीति या उसके ऊपर कोई हाइप क्रिएट करना या उसका चुनाव में फायदा लेना, ये काम नहीं होना चाहिए। तो सर्जिकल स्ट्राइक अगर मिलिट्री को लगता है, आर्मी को लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए तो बिल्कुल उचित है, लगना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी नजर आता है कि आतंकवादियों के मन में ना खौफ जो है वो कम होता जा रहा है। देखिए, 10 मिनट में 3 वारदातों को उन्होंने पूरा किया और वो भाग गए। आज 24 घंटे हो गए हैं, वो आतंकवादी कोई भी एजेंसी से ट्रेस नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी भी ये देख रहे हैं कि ये जुमलों के आधार पर ये आतंकवादी नहीं मरने वाले, ये जुमलों के बॉम्ब से मरने वाले आतंकवादी नहीं है। आपको इसमें सच में कोई कार्रवाई करनी चाहिए और विपक्ष जो है वो आपके साथ है। आप विपक्ष से साथ में बैठिए, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए, विपक्ष से भी राय मशवरा करिए कि किस तरह से आगे जाना है। अभी बात हुई थी कि कश्मीर के जो नौजवान हैं उनसे भी बातचीत अगर करनी हो तो कश्मीरी नौजवानों से अगर बात करने का अगर सरकार पहल करती है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। हम हर उस चीज का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार कुछ करे तो। सरकार के पास में कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है। इन्होंने विपक्ष को कभी कॉन्फिडेंस में लिया नहीं है, ये अकेले ही चले थे और अकेले ही चलना चाहते हैं। और वहां पर लोकल PDP सरकार के साथ इनका समन्वय नहीं है। सारी प्रॉब्लम यहीं पर है। तो इनको कहीं ना कहीं विपक्ष को अभी कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। विपक्ष के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके, हम भी चाहते हैं कि देश से आतंकवाद खत्म होना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और ISI की दखलंदाजी खत्म होनी चाहिए, लेकिन आप हमको कॉन्फिडेंस में लें तब ना। आप इधर उधर की बातें करोगे और माहौल को और दूसरी दिशा में ले जाओगे। उतनी बात छोड़िए, मैं आज आपके शिवसेना जो आपकी पार्टनर है उनके प्रवक्ता ने क्या कहा? उन्होंने कहा नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक का आतंकवादियों पर कोई असर नहीं हुआ है। और फिर उन्होंने बाल ठाकरे जी का उल्लेख किया कि बाल ठाकरे जी की बात याद आ रही है, इस तरह की परिस्थिति थी तो उन्होंने कहा था कि अगर अमरनाथ यात्रा में कुछ हुआ तो हम हज की एक भी फ्लाइट यहां से उड़ने नहीं देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो आपके साथीदार कर रहे हैं, जो सत्ता में आपके साथ है। आप उनकी निंदा करिए ना, आप शिवसेना की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? शिवसेना का बयान आज दोपहर से आया हुआ है। तो आपकी कोई फ्रेमवर्क नहीं है, आपकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है, इसलिए आपके साथी भी आपके आगे आकर के और आपके विपरीत बोल रहे हैं, आपसे उल्टा बोल रहे हैं और वो अपनी परिस्थिति बता रहे हैं कि आपकी अंदरूनी सरकार की परिस्थिति क्या है, जब आपकी केंद्र सरकार की परिस्थिति ठीक नहीं है। नीरज, मुझे भी समय दीजिए, इनको 10 मिनट हो गए बोलते हुए। समन्वय नहीं है तो ये जम्मू कश्मीर का मसला कैसे सुधरेगा? बंद हो जाए तो मुझे समय दीजिए। जी तनेजा जी, सापरा जी चुप हो गए, अब आप जवाब दीजिए, लेकिन प्लीज। अरे भाई साहब, आपका प्रवचन सुन के हम लोग थक गए। टू दी पॉइंट तनेजा जी, संक्षिप्त में। नीरज, देखिए, हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई गंभीर बात करे, मैं सापड़ा जी से कहता हूं, कांग्रेस में समस्या है, हम किससे बात करें? उनके नेता देश में रहते नहीं,
उनके नेता, वो हमारे प्रधानमंत्री बार बार विदेश जा रहे हैं, वो तो विदेशी रहते हैं, कभी कभी भारत आ जाते हैं। हम बात किससे करें? आप हमारे नेताओं की चिंता कम करिए ना, आप देश की चिंता करिए। तनेजा साहब, आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप हमारे नेताओं की चिंता करते हैं, आप देश की चिंता करिए और देश के हित में आप विपक्षी पार्टियों को बुलाइए और विपक्षी पार्टियों के साथ बैठिए ना। तनेजा जी, पॉइंटेड बात करिए ना, आप सीधा नेता पर छोड़िए ना, आप कांग्रेस का अपनी स्ट्रेटजी रखिए सामने। चाहिए दिल्ली में क्या किया था आप पक्ष के साथ बैठिए ना। क्या बात? अच्छा, तीन मुझे पॉइंट बताइए। आप ये बताइए आपके पार्टी का क्या एजेंडा है, आपकी पार्टी की कश्मीर पॉलिसी क्या है, बताइए जरा टेलीविजन पे। आप बताइए आपकी कश्मीर पॉलिसी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तीन पॉइंट बताइए तनेजा साहब। सापड़ा जी, 3 पॉइंट आपकी कश्मीर पॉलिसी क्या है? 3 पॉइंट दर्शकों को बता दीजिए। अरे मैं टीवी चैनल पे आपको आता ही नहीं क्यों बताऊंगा? आप लोगों को कुछ नहीं आता। आप टीवी चैनल पे 3 पॉइंट क्यों चाहिए? आपके नेता विदेश ज्यादा रहते हैं, देश में कम रहते हैं, आपके पास कश्मीर पॉलिसी को लेकर इसी तरह से बेबुनियाद तरीके से बोलना है और टीवी का टाइम जो है वो खराब करना है। आपके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं है, कोई थॉट नहीं। ओके, सापड़ा जी और तनेजा जी, मुझे लगता है कि मैं बार बार आपको समय दे रहा हूँ। आप दोनों लोग संजीदगी से बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे के ऊपर बेहद हल्के आरोप लगाते हैं जो सब्सटेंशियल नहीं है। मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा। जनरल साहब, जो स्थिति है, मैं थोड़ा सा एक संजीदा क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट करता हूं। आपने एक शब्द यूज किया था, फटीग हो जाता है, बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड था ये, कि जब एक सिचुएशन में बहुत लंबे समय तक आप रहते हैं तो वो सिस्टम में कहीं ना कहीं आपके लिए इम्यून डेवलप कर देता है और आप उसको यूज टू हो जाते हैं। इतना लंबे समय से वहाँ इंसर्जेंसी है, इतना दिक्कतें हैं वहाँ पे, तो क्या ये फटीग भी एक डेटरेंट के तौर पे काम कर रहा है कि हम बहुत प्रॉम्प्टली, बहुत सजगता से, बहुत अलर्टनेस से काम नहीं कर पा रहे, हमें एक नई स्ट्रेटजी लेनी पड़ेगी और इस स्ट्रेटजी में थोड़ा सा फ्री हैंड और चाहिए? जनरल साहब। जनरल साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी मैं दे रहा हूं। शायद जनरल साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। शिवकांत जी, मैं आपके पास ये सवाल लेके आ रहा हूं। मैंने जो सवाल पूछा आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक जब एक सिचुएशन से आप गुजरते हैं तो उसके प्रति आपके मन में या आपके एक्शंस में एक रिडंडेंसी हो जाती है। ये मानवीय स्वभाव है। कश्मीर में जो हो रहा है बहुत लंबे समय से हो रहा है और पिछले 1-2 सालों में बहुत इंटेंसिफाई हुआ है, तो ऐसी चूक हो जाती है। ऐसे में बिल्कुल एक ऑल न्यू फ्रेश स्ट्रेटजी हमें चाहिए और वो स्ट्रेटजी थोड़े ज़्यादा लिबर्टी के साथ करनी पड़ेगी। और जो बार बार ये कहा जाता है कि वहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट है, नहीं दिखती। बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं वहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट टाइप की चीज़ है नहीं, वो केवल नाम के लिए एक पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ है। एक्चुअल में वहाँ सेना को ही आपको ज़्यादा पावर देके कंट्रोल करना पड़ेगा, या मैं सीधे सीधे कहूँ कि वहाँ पे आपको राष्ट्रीय शासन लगाना पड़ेगा। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है ये वक्त आ गया है, क्योंकि मैं केवल इस वक्त जो बीजेपी और पीडीपी की सरकार है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लगभग सारा वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व नाकाम हो चुका है, इरेलेवेंट है, वो बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए हैं। उनसे न बात करने से कोई हल निकलने वाला है, न उस सरकार से कोई हल निकलने वाला है। तो एक तो आप वहाँ गवर्नर शासन लगा दें, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह के हल की एक तरफ आप इशारा कर रहे थे, वो पंजाब वाला ही हल है। एक तो उससे सेना को थोड़ी और आज़ादी मिलेगी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति बना के चलने में, और दूसरा साथ साथ आपको वहाँ के लोगों को जोड़ना होगा। जब तक लोगों की मिलीभगत रहेगी तब तक आप किसी वाद को, आतंकवाद तो दूर रहा, किसी वाद को ख़त्म नहीं कर सकते। पंजाब में भी जब आतंकवाद ख़त्म हुआ था तब लोगों ने आकर के सूचनाएं देनी शुरू की थी। लोग जो है वो लोगों का भरोसा जागने लगा था पुलिस के ऊपर और सुरक्षा बलों के ऊपर, तभी आतंकवाद वहाँ ठंडा पड़ा था। और कश्मीर में भी यही करना होगा। अब बहुत सारे कैच 22 हैं वहाँ। आपने कुछ देर पहले कहा कि बेरोजगारी है, बदहाली है। अब बेरोजगारी बदहाली की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर्यटन उद्योग नहीं है। सबसे बड़ा उद्योग वहाँ पर्यटन का है। पर्यटन इसलिए नहीं है कि वहाँ अशांति है, तो अशांति होगी तो कौन अपना पैसा वहाँ लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका हल निकालने के लिए सरकार को
और विपक्ष को मिल बैठ करके स्ट्रेटेजी बनानी होगी। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे किसी से बात करनी होगी। बिल्कुल यही सवाल लेके मैं जनरल साहब के पास जाना चाहता हूं। जनरल साहब, मैंने आपसे पूछा था पहले, आपने खुद कहा था, क्या इसका हल यही एक रह गया है? क्योंकि पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसमें भी शिवकांत जी कह रहे हैं कि तमाम सारे नेता पार्टी सब फेल है, वहाँ पे कोई किसी की सुन नहीं रहा है और एक बहुत विचित्र सी स्थिति है। लेकिन जो हल पंजाब में जैसे निकाला गया था वो एक, जैसे कि कहें कि अंतिम सॉल्यूशन के तौर पर हम पहुंच रहे हैं, वही होगा, या इसका कोई दूसरा रास्ता भी आप देख सकते हैं? केवल फौज के सहारे नहीं हो पाएगा काम। जनरल साहब, देखिए, ये फौज का केवल काम नहीं है, फौज तो इसमें एक हिस्सा है और बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। इसमें सरकार को एकजुट होके एक सरकार की तरफ से डिसीजन लेना है कि चाइना को और पाकिस्तान को किस तरह से हैंडल करना है। ये बात साफ है सबके सामने कि इसका आतंकवाद का अगर ख़त्म करना है तो पाकिस्तान जो इसको प्रमोट करता है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक की बात आपने की थी, सर्जिकल स्ट्राइक एक हो चुका, वो टैक्टिकल लेवल की बात थी। अब बात कीजिए आप स्ट्रेटेजिक लेवल की, जो प्रधानमंत्री ने सितंबर में कही थी कि मैं स्ट्रेटेजिक तजवीज़ बना रहा हूं और उसको बनाने में समय लगेगा और जब सही समय आएगा तो स्ट्रेटेजिक जो ऑप्शन है उसको डिस्प्ले करूंगा। तो उसका इंतज़ार कीजिए। ये अब केवल आर्मी का मसला नहीं है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सरकार का मसला है। सरकार ने इसमें एक बड़ा भारी डिसीजन लेना है कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर किस तरह से सजा दी जाए। ये जितना भी आतंकवाद हो रहा है, ये सिर्फ 2-4 टेररिस्ट को मार लेने से, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक से समाप्त होने वाला नहीं है। इसमें आपको पाकिस्तान आर्मी को वो करना पड़ेगा जो बांग्लादेश में आपने करके दिखाया था। 90,000 जो उनके प्रिजनर लेके आए थे। पाकिस्तान आर्मी को डिफेम करना है, पाकिस्तान आर्मी को नुकसान ऐसा पहुंचाना है जिसको वो ना झेल पाए। तो इसके लिए बड़ी भारी एक जी बिल्कुल। जनरल साहब, थोड़ा सा एक मैं जवाब ले लूं जयदेव साहब से। जयदेव साहब, मैं अभी शाम को देख रहा था तो तमाम ये खबरें निकल के आ रही है कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं तो तमाम उन सब की बैठक हो रही है। NSA की भी है, रॉ की भी है, IB की भी है और एक जॉइंट फोर्स बनाई गई जो एक्शन करेगी। तो चूंकि आप इस व्यवस्था से जुड़े रह चुके हैं, तो जब ऐसी बैठकें होती हैं तो उसके बाद क्या कोई बड़ा एक्शन होता है या एक ऐसी रूटीन बैठक ऐसी घटना के बाद होती रहती है? नहीं, मेरे ख्याल से कश्मीर का अब ऐसा समस्या है कि ये रूटीन तो बैठक नहीं होगी और जो अभी जो अटैक हुआ है उसके आफ्टरमैथ में तो ज़रूर सीरियस ही बैठक मतलब सीरियस इश्यूज होंगे। पर इसमें मैं जो जनरल शंकर प्रसाद जी ने कहा है मैं तो उससे सहमत हूँ। पर मैं दो बात और कहूँगा। एक, सिर्फ फौज का कार्रवाई नहीं है और ना सिर्फ फौजी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पे दो और काम करना है हमें। एक, सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि वो किस हद तक जाएगी यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें एक और है, जो मौलवी जो हैं वहाँ पे मॉस्क्स में वो सब जो पुराने टाइप के थे वो सब हटाए गए हैं और नए वहाँ भी स्ट्रेन के लोग आए हुए हैं। वो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं वहाँ पे। उनका क्या अब कैसा उनसे कैसा निपटा जाए, वो पहली बात उनको सोचनी पड़ेगी। दूसरी, जो पैसा आ रहा है वो सबको पता है कहाँ से आ रहा है, कौन सोर्सेज हैं, किसको मिल रहा है, उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। और थर्ड, जो ये सॉफ्ट टेररिस्ट जो है, जो मैं कहूँगा, या सॉफ्ट सेपरेटिस्ट जो है, उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको इम्पोर्टेंट बनाना है वहाँ पे। और इनको जो छूट दी हुई है वो नहीं दिया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है तो फिर आर्मी जी साबरा साहब, स्ट्रिक्टली 30 सेकंड प्लीज। आप बहुत देर से कह रहे हैं, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, आप बताइए जल्दी से, समय बिल्कुल कम है। नहीं, अभी जो रानड़े साहब ने बात कही वो बहुत उचित बात है, लेकिन इसको ही जोड़ते हुए मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के प्रति एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो मैं बहुत देर से बोल रहा हूं कि आपको ट्रेड जो है पाकिस्तान के साथ, वो एक इकोनॉमिक बैन करने का डिसीजन आपको कब लेना है, MFN स्टेटस उनका बैन करने का कब निर्णय लेना है, इंडस वाटर ट्रीटी पे हमारी क्या परिस्थिति, हमारी क्या स्टडी है और हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। तनेजा जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड कि आप ये सारे एक्शन लेंगे या सिर्फ बातें करेंगे? तनेजा जी 10 सेकंड। ये पाकिस्तान को हमको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। तनेजा जी 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। 2-4 टेररिस्टों
बोलिए नीरज, हम पूरा इस पे, जैसे आपने पंजाब की तरफ इशारा किया, वहां पे जो हो रहा है वो उससे आगे बढ़ के है, आतंकवादियों को खत्म कर रहे हैं। लेकिन मैंने पूरी बहस में सुना, एक कोई पैनलिस्ट के अलावा किसी ने रेडिकलाइजेशन, वहाबीकरण, इसका विरोध ना कांग्रेस करती है ना प्रधान जी जैसे हमारे मित्र करते हैं। जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, देश में एक साथ खड़े नहीं होंगे, ये समस्या हल नहीं होगी। पड़ेगा। बहुत कम है, मैं आप सब लोगों से इजाजत लूंगा। बहुत बढ़िया चर्चा थी, इसमें आप लोगों ने अपने विचार रखे। और जो हमने सवाल पूछा था कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक करेगी सरकार, तो उसका जवाब आपको दिखा दूं। 65% लोग मानते हैं कि हाँ, सरकार अब एक बड़ा एक्शन करने की तैयारी कर रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए।